अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अजीम शान जलसे से खिताब किया। 1 घंटा 52 मिनट का खिताब था। उसमें तकरीबन घंटा वो बताते रहे कि उनके 3.5 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सरप्राइज़ जिसका सबको इंतज़ार था, उस हवाले से 2 आ रहा है। एक ये कि जिनको मैसेज देना था वो मिल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं सरप्राइज़ भी पता चल गया, वाकई एक सरप्राइज़ था। कुछ कह रहे हैं कि वो देखने हम गए थे लेकिन तमाशा कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ नहीं आया। वो ख़त उन्होंने एक लहराया, उसके मंदरजात क्या हो सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है उनसे सब कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि कल हम सुन रहे थे कि पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं सूरत के अंदर कि अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पास करवाने में वज़ीर आज़म के खिलाफ और डिफीट नहीं कर पाती हुकूमत, तो पंजाब और केपी असम्बली को तहलील करने की एक ऑप्शन थी, लेकिन वो ऑप्शन अभी ख़त्म हो गई है। और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन ने पंजाब में भी PMLN ने एक्चुअली पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी है। तो अब असम्बलीज तो बुज़दार साहब डिज़ोल्व नहीं कर सकते। आगे सूरत हाल क्या बनेगी? सुना है कि परवेज़ इलाही साहब को अब ग्रीन सिग्नल बिलाकर दे दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, लेकिन उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या थी? ये सब मामला क्या बनेंगे? तो पैनल का सबसे पहले आपके साथ तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ जो इलीट गेस्ट मौजूद हैं, सईद काजी साहब हैं, ताहिर मलिक साहब और आयशा बख्श साहिबा, तीनों सीनियर एंकर पर्सन हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले काजी साहब आपकी तरफ एक ये फरमाइएगा कि अब ये जो अपोजिशन ने, अब कल भी बात हो रही थी, चौमुखी लड़ाई चल रही है और अब तो तकरीबन ये 2 तरफ से तो वज़ीर आज़म घिर चुके हैं। एक पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद अब यहाँ पर पंजाब में भी नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है। ये शायद डिफीट हो जाए कंसिडरिंग कि तरीन ग्रुप कहाँ पर जाता है और फिर वज़ीर आला की ऑफ़र अगर वाकई कर दी है परवेज़ इलाही साहब को, आपको क्या लगता है आगे यहाँ पर क्या बनने लगा है पंजाब में? देखिए, अभी आपकी ब्रेकिंग में देख रहा था कि खान साहब ने भी शायद आखिरी देर आयत, दुरुस्त आयत या गलत आयत तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने भी ऑफ़र कर दी है परवेज़ इलाही साहब को। परवेज़ इलाही साहब के साथ जो सलूक हुआ है शरीफ डायनेस्टी की तरफ से या फैमिली की तरफ से, अच्छा। मेरे ख्याल में अब उनके पास 2 चॉइस हैं, क्योंकि वो तो बड़ा ग्रेजंगली और बड़ा तकलीफ दे अंदाज में एक्सेप्ट किया। पहले 4 महीने के लिए कहते थे, क्योंकि वो अपना पोर्टेंट फो चौधरीज को ही समझते रहे यहाँ पे, और उन्हें हमेशा उन्होंने डिच भी किया है कई मकामात पर। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब मुझे खुद बता रहे थे कि 5-6 दफ़ा इन्होंने वादा करके तो इनराफ किया है मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ। तो अगर खान साहब अपन की साइजेबल मेजॉरिटी है, इस वक्त 5-6 सीटों का फ़र्क था, अब देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरफ जा रहे हैं। ये वादे से इनहराफ आप वो पुराने वाला कह रहे हैं या अभी ये जो 5-6 दफ़ा वादा करके मुकरे हैं? ये मुझे चौधरी साहब ने कहा था, मैं उनके साथ एक इत्तेफाक से बैठा था, तो मैंने कहा जी ये पिछले दिनों मरियम साहिबा ने तो शदीद एतराज़ किया है आपको CM बनाने पे, आपकी इतला है? तो उनका जी मेरे इल्म में है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा वो आपको हैदर वाइंक साहब के ज़माने में भी इन्होंने डिच किया था, तो कहते हैं 5-6 दफ़ा इन्होंने हमसे वादा खिलाफी की, तो इसलिए मेरे ख्याल में 7 दफ़ा भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं। और अब इमरान खान के लिए गिरद बज़ाहिर घेरा तंग हो रहा है। He seems to be losing right now। वसीम अकरम प्लस के भी, हाँ, वसीम अकरम प्लस का भी और उनका भी। और अब देखते हैं कि कौन सा जो है वो डेनिस लिली आता है इनके बाद, तो वो भी हम देख लेंगे। अब फाइनली आपको लगता है कि वसीम अकरम प्लस को अब इमरान खान साहब को हटाना पड़ेगा? अब तो मैं ये देख रहा था आपकी, अभी मैं जब आ रहा था आपकी तरफ, तो ये अब हमें ब्रेकिंग चलाई है ना, मैंने गलत तो नहीं कहीं देख लिया? तो ताहिर मलिक साहब, आपके ख्याल में भी यही कि बुज़दार साहब को तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तरीन ग्रुप तो पहले ही कह रहा है कि माइनस बुज़दार ही हम मानेंगे, और उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब को अगर ऑफर करवाएंगे तो वो साथ देंगे। पहले तो डिफीट होगी यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद अगला वज़ीर आला अगर जो ऑफर कर रहे हैं परवेज़ इलाही को। और कितने सीरियस लगते हैं इस दफ़ा आपको वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले में? पता नहीं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का क्या बनेगा, जिन्होंने धमकी दी है, जिन्होंने इतने $1 बिलियन लगाए हैं, इतनी पुअर प्लानिंग। खान साहब ने तो कहा है कि उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है वो इंटरनेशनल है, पैसा बाहर से आ रहा है, तो वो लड़ किसके साथ रहे हैं? वो जो MNA है, ये जो सारी लड़ाई है, कल को तो उनका एक सिंपल सा थॉट था, उनका थॉट था कि मेरे खिलाफ फंडिंग आ रही है, मेरे खिलाफ ये धमकी है। तो अगर उनकी धमकी है तो इसका मतलब है ये लोग वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं और खान साहब के साथ भी निगोशिएशन कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आई। फिर मुझे ये भी समझ नहीं है कि रियासत मदीना, कल उन्होंने 121 दफ़ा जिक्र किया है। रियासत मदीना का तो एक करैक्टर होता है, उस रियासत का जो बंदा, जो पार्टी का हेड है, जब एक बंदे को डाकू करार देता है एक ज़माने में, तो फिर उसको CM-शिप भी ऑफ़र कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% पावर पॉलिटिक्स चल रही है, और एक तरफ इंतहाई आइडियोलॉजिकल नज़रियाती बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल दबाव है मेरे पे, मैं पाकिस्तान को एक रियासत मदीना बनाना चाह रहा हूँ, और उसके साथ 100% पावर की गेम है कि अगर पंजाब असम्बली हाथ से जा रही है तो सारा कुछ परवेज़ इलाही को दे दो। तो असूल परस्ती, सियासत, आवाम
लोग कहीं नहीं है, 190 रुपए का डॉलर हो। तो मलिक साहब आप उसे उसूल समझते हैं कि जब हर बंदा बसमेत मीडिया तनकीद कर रहा था कि उस्मान बुज़दार इज़ नॉट परफॉर्मिंग और वज़ीर आज़म अकेले बजट थे उसके ऊपर, इवन पार्टी के अंदर लोग उनके साथ नहीं थे कि उस्मान बुज़दार से उन्हें इख्तलाफात थे, ये असूल था कि जिसकी मैं ईमानदारी से समझता हूँ एज ए न्यूट्रल पर्सन के इमरान खान के लिए ये एक आइडियल एग्जिट है कि वो एक कल बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने इनिंग खेली है। उन्होंने जो अपना सोया हुआ अपना उनका जो वोटर था ना उसको चार्ज किया है, उन्होंने इसको पर्पस दे दिया कि भाई एक इंटरनेशनल कुव्वतें मेरे खिलाफ है, मैंने पाकिस्तान में तब्दीली ले आनी थी, 100% आने के बिल्कुल करीब थी, जब बिल्कुल दरवाजे पे पहुंचा तो इंटरनेशनल कुव्वतें मेरे पास आ गई हैं। इंतहाई शार्प पॉलिटिकल मूव और लोगों को वार्म अप कर लिए, आराम से एग्जिट ले लो। आप क्यों इस गंद में फंस रहे हो? मैं तो इमरान के एंगल से बात कर रहा हूँ। डॉलर की सूरत हाल देख लो, खुद हुकूमत की कल की इंफॉर्मेशन है 16% महंगाई है। मुझे ये नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में रह के क्या करेंगे, आगे कहाँ फंस के जाएंगे। ये बेहतरीन एग्जिट का टाइम उनके लिए, ये मेरी राय है। आयशा ज़फ़र हिलाली साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। सर, आपके ख्याल में तो आप तो ओपनली इस बारे में और बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं द गेम इज़ ओवर फॉर इमरान खान फॉर नाउ, तो अभी ये जो पंजाब के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है, तो आपके ख्याल में बुज़दार साहब की भी यहाँ पे फेट सील्ड है, ख़त्म हो गया यहाँ पे बुज़दार साहब का भी मामला, और ये प्लान ये था आपके ख्याल में कि ये हर तरफ से इमरान खान साहब को घेरना? देखिए, मेरे ख्याल में कि सिचुएशन डायनामिक है, सिचुएशन इवॉल्व करते जाता है। पहले बात तो ये है कि मैं आज कराची से बैठ के प्रेस को देख रहा हूँ, किसी प्रेस ने नहीं कहा कि वाकई 10 लाख लोग रास्ते में थे। इस्लामाबाद में 10 लाख लोग नहीं थे, मगर जो लोग निकले थे, आप यकीन कर सकते हैं, फेरू, चक्री और कल्लर घाट से वापस हो गए लोग। इतना हाईवेज ब्लॉक था कि वो आ नहीं सके। हसन अप टू हसन अब्दाल चौक फुल। मैं तो समझता हूं कि पहली बात यह है कि रिकग्नाइज करें, ना सिर्फ जैसे मलिक साहब कह रहे थे इनके सोए वोटर्स अलर्ट हो गए हैं, ये अलर्ट और फुली एक्टिव हो गए हैं, ये सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं और आ गए थे जब उन्होंने अपील किया। तो ये सिचुएशन हर पार्टी के लिए और उनके लिए भी बड़ा मुख्तलिफ सिचुएशन है। अब नंबर 1 तो मैं समझता हूं कि ही हैज मेड हिज पॉइंट। ठीक, ये मुल्क उनके बगैर चल नहीं सकती है। एक दूसरी बात, क्या बातें हो रही हैं ये देखिए, ये शाहबाज और वो तो आ ही नहीं सकता, मरियम को कोई नहीं चाहता, मरियम को आपको पता है कोई, मैंने ऐसे कोई किसी को नहीं चाहते, बल्कि नून को कोई नहीं चाहते फ्रैंकली। शाहबाज आके करेगा क्या? 6 महीने इधर बैठेगा सेंटर में और जलील होगा क्या? वो प्रोविंस में वो तो काफ ने तो कह दिया है मैं 4 महीने के लिए नहीं जाना चाहता, 4-5 महीने के लिए। कल जब मैंने ये जिक्र किया था तो किसी ने कहा था कि वो कह रहे थे नून को कि मुझे 5 साल दो, फिर मैं तुम्हारे साथ अभी आऊंगा अगर नेक्स्ट इलेक्शन में यू एग्री कि मुझे 5 साल मिले। दैट इज सुसाइडल, वो तो कभी आ नहीं सकते। मैं तो समझता हूं कि बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक द सिचुएशन इज सो डायनामिक कि ये नून का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अच्छा, फाइनली मैं आपको बता दूं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। देयर इज नो मॉरल, लीगल, आई रिपीट लीगल रीजन कि आप एक वोट जिस पे हर चीज अभी पता चल गया, अब आपको पता चल गया है कि एटीएम्स उस वोट के कौन थे, किधर बैठे हुए थे, कितने पैसे देते थे, किधर उनको रखा हुआ है। क्या दिस इज नॉट गोइंग टू काउंट? माने कि ये इस किस्म की मैसिव इलीगैलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा किसी पे। हिलारी साहब, एक छोटी सी इस पे डिबेट होनी चाहिए कि ये जो पार्टी टिकट के एवज जो इस वक्त अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, क्या वो इक्विवेलेंट है पैसे लेके जो यूजुअल हॉर्स ट्रेडिंग है? क्या ये भी उसके अंदर आप शामिल कर रहे हैं कि जो अगर पार्टी टिकट का वादा करके और वो वहां दूसरी तरफ वोट दे दे? एब्सोल्युटली, या हर किस्म की इलीगैलिटी, हॉर्स ट्रेडिंग, डिसगस्टिंग। ये तो मैं तो समझता हूं कि ये कैन नॉट बी अलाउड। और किस बेसिस पे आप अलाउ करें? और स्पीकर क्यों वोट गिनती करेगा?
करने दे कोर्ट को, लेट द सुप्रीम कोर्ट गो। क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट कि जो पैसे लिए हैं हाँ उनको वसूल करवाने दो, वोट करने दो। जब एविडेंस दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज कहेगी। तो आई एम सॉरी बट आई थिंक द सिचुएशन इज टर्न्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बनी है, तो लगता है कि बेहतर नहीं हो जाएगा अगर परवेज इलाही साहब ऐसे बन जाए? बुज़दार साहब से तो आपको भी बहुत मसला था, सबको ही मसला रहा है बहुत ज्यादा। मुझे जाती कोई मसला नहीं, ऑब्वियसली जब गवर्नेंस देखते हैं, लाहौर में बैठे हैं, कैपिटल है पंजाब का, 11-12 करोड़ की आपकी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी जो पाकिस्तान का 60% है, वहाँ इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है, वो उनकी चॉइस थी और उन्होंने लगाया है। अच्छा करें या बुरा करें, दोनों सूरतों में अगर कुछ अच्छा किया तो भी तारीफ होनी चाहिए, अगर कुछ सही नहीं किया तो क्रिटिसाइज करना हमारा बहैसियत मीडिया पर्सन काम है। पंजाब में जो हुआ है, जैसे कल भी गुफ्तगू में अकबर बात की थी कि एक्चुअली ट्रम्प कार्ड जो है ना वो काफ लीग है, काफ लीग के हाथ में सब कुछ है। अब आप देखें कि कल रात की तकरीर जिसके ऊपर 2 हफ्ते से फोकस था कि कुछ बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, कुछ वो सूरत हाल तो ना बन सकी। माजी के वज़राए आज़म की तरह ही की गुफ्तगू रही कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और साजिश के जरिए मुझे निकालने की कोशिश हो रही है। उससे हट कर उसके बाद की मुलाकातें रात काफ़ी ज़्यादा वफाकी दारुल-हुकूमत में हलचल रही है, हर तरफ तेज़ी से चीज़ें मूव हुई हैं और ये कहा जा सकता है कि आसिफ जरदारी साहब जिन्होंने इस शतरंज की बिसात बिछाई थी, दरअसल जिन्होंने तमाम मोहरे हिलाए थे, यकीन दहानियाँ दी थी, इस गेम को एक्टिव किया था कि दिस इज़ द राइट मोमेंट टू मूव और अब हमें निकालना है इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म। ये रात फिर वो एक्टिव हुए हैं, हमने गुज़िश्ता शाम भी देखा और वो इस वक्त फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वही सूरत हाल बनी जो खबर आ रही थी 2 दिन से कि कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगर मामलात हाथ में नहीं आते, इत्तेहादी उनके हाथ में नहीं आते, तो उस सूरत में पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने की तरफ जाया जा सकता है, इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते। और कुछ खबर यूं भी थी कि आज वो ला सकते थे सीएम पंजाब को, वो उन्होंने साथ भी लेके गए थे 2 रोज पहले, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ते, जरदारी साहब आगे बढ़ गए। जरदारी साहब का उन्होंने एश्योरेंस करवाई थी कि हसन मुर्तजा को वहां से भेजा है लाहौर। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी असेंबली के हैं वो परवेज इलाही के साथ गुज़िश्ता रोज गए थे इस्लामाबाद, वो भी वापस आए हैं लाहौर। ये भेजी गई है करारदाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट भेज दी गई है। खबर क्या है कि परवेज इलाही साहब किसकी ऑफर कबूल करेंगे? अब जो परवेज इलाही साहब जहाँ खड़े ना, देखें सियासत में जो और खास तौर पे जो हमारी सियासत है उसमें ना माजी देखा जाता है हमारे सामने, हम मिसाक़े जमहूरियत देख चुके और मिसाक़े जमहूरियत के फौरी बाद जरदारी साहब खुद ये कह चुके कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते, तो सब कुछ एक तरफ रख दें, सियासत में आने वाले दिनों को फोकस करके अपने मुस्तकबिल के सियासी मफाद को देख के लोग चलते हैं। ये 22 करोड़ अवाम और अवाम के मफाद का कुछ कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा जो हम देख रहे हैं, जो हम विटनेस कर रहे हैं पिछले 18-20 साल से। सो परवेज इलाही साहब जहाँ खड़े हैं मेरे ख्याल से वो मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, उनके मामला तय हो रहे हैं। बस मामला जहाँ फंसा हुआ है कि मुस्तकबिल में किस हद तक नून लीग दे सकती है पंजाब में कौमी और सूबाई असेंबली कुछ सीटों के ऊपर उनके, लेकिन ये अननेचुरल अलायंस नहीं है पीएमएलएन के साथ, क्योंकि पीएमएलएन को ये लगता है कि हम अपने उन पे पंजाब में गवर्नमेंट बना लेंगे, हमें क्या जरूरत है पीएमएल की? था गवर्नमेंट के अंदर आना, इत्तेहाद में होना, एमक्यूएम का नेचुरल था। एमक्यूएम के साथ नहीं है, लेकिन पीएमएलक्यू के साथ इस तरह से कि दोनों के पास, उनके पास पूरी सीटें नहीं है, वो उसको पूरा कर रहे हैं। अकबर वही तो बात है, नून लीग और काफ लीग माजी में इकट्ठे लड़ते रहे, एक ही जमात में मौजूद रहे, वो तो किसी दौर में रहे ना। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि कुछ अच्छा, आपको लगता है कि वो हमजा शहबाज को परे करके परवेज इलाही साहब को? फिलहाल तो आप देखिए हम जहाँ खड़े हैं, वी डोंट नो कि इलेक्शन कब आ जाए। आप देखिए इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जितनी पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहे हैं, जितनी मीडिया स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, वो आने वाले इंतखाब की तैयारी है, इंतखाबी कैंपेन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त। सो वही बात है जो कल मैंने कही, बात वहीं खड़ी है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। हमें नहीं पता अगली मूव किसकी होगी और कुछ पता नहीं, जैसे अभी शेख रशीद साहब ने आज सुबह कह दिया कि अभी 2:30-3 बजे डिसाइड होगा कि एजेंडा पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद है या नहीं। ये वो अभी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वैसे अभी जो इस वक्त हुकूमती वफ्द की और काफिले की मुलाकात थी वो खत्म हो गई है। हमारे जो रिपोर्टर हैं आतिफ भट्ट, वो कवर कर रहे थे सारे मामले को, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि उनके पास खबर क्या है। आतिफ, क्या उस सब मामले में से निकला? अब फाइनली ऑफर आ गई है हुकूमत की तरफ से और क्या उसका ऐलान भी हो जाएगा कि वजीर आला पंजाब के तौर पर परवेज इलाही साहब कबूल है? आतिफ के साथ भी कोई टेक्निकल इशू है, उससे आवाज़ आतिफ से दोबारा बात करते हैं। काजी साहब, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब किस साइड पे उनका टिल्ट होगा? ऑफर तो उन्हें पीएमएलएन की जरदारी साहब की तरफ से थी, फिर सुनने में आया कि नवाज शरीफ साहब उस सब मामले के ऊपर नहीं माने और उसकी वजह से कुछ नाराज़ी आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुई। तो अब क्या मामला आगे बन सकता है? बात सुने, मुस्लिम लीग नून की सारी सियासत
जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, जब ज़िया लग के ये थे, ये उस तब से शुरू करें। इनकी सारी बुनियाद पंजाब पे है। ये पंजाब की पार्टी, रीजनल पार्टी है बेसिकली, और चौधरी वाहिद राइवल हैं। इनकी पार्टी से निकल के मेजॉरिटी पार्टी क्यों बनी थी, मलिक साहब भी उसके गवाह हैं इनके सामने, और वो सारी बन गई थी। ये इस दफा तो एस्टैब्लिशमेंट बनाना ही नहीं चाहती थी। मेजर राइवल अभी तो पीटीआई है। सॉरी, मेजर राइवल पंजाब में अभी तो पीटीआई है। इस वक्त पीटीआई है, लेकिन पीटीआई तो एक लहर आई ना, एक रीसेंट फिनोमेना है ना। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो वो अपना राइवल इनको समझते हैं, एक बात। दूसरी चौधरी साहब बिल्कुल मलिक साहब ने ठीक बात, मुझे भी साजिश वाली थ्योरी समझ नहीं आती। अमेरिका साजिश करेगा इनके लिए, और यार ये लोग तो एक सफारत खाने के तीसरे दर्जे के मुलाजम के हाथों मैनेज हो सकते हैं, तो को अमेरिका की क्या जरूरत है। साजिश में अर्ज सुने ना, जो है एक कस्टम इंस्पेक्टर के दरवाजे पे जिनका करियर शुरू हुआ, वो फूल और अपना मिठाई के डब्बे लेके, हाउ कैन CIA बी डूइंग दैट? ये बड़े नीचे लेवल पे हो जाते हैं। खान साहब ने पता नहीं ये क्या ड्रामा किया, मुझे इसकी बात की समझ नहीं आई। पहली बार तीसरी बात, आखिरी बात, ये जो अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कल से मैं क्या देख रहा हूँ, इवन मेरी मुस्लिम लीग नून के हमायतियों से बात हुई है। इमरान हैज वेरी सक्सेसफुली मोबिलाइज्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर रीजन, आई डोंट नो। एक करते हैं सर, ये मोबाइल फोन जो नए एंटर हुए हैं उनकी 0.6 मिलियन, मुझे मुस्लिम लीग नून के एक बड़े मोहब्बत करने वाले ने बताया कि जो अंदर थे, जो नए आए हैं, जिनका जो इस्लामाबाद से रिलेट नहीं करते थे, जो सड़कों पर थे। तो मेरे ख्याल में जो इक्वेशन, ये एक्स फैक्टर होता है। जब ऊपर रूलिंग क्लासेस अपने के हिस्से के लिए लड़ रही होती हैं तो बड़े मजे से रहती हैं, लेकिन अगर अवाम किसी वजह से नीचे से मोबिलाइज हो जाए तो इक्वेशन जो है सारी 0.6 मिलियन आप बता रहे हैं कि 0.6 मिलियन फोन मोबिलाइज, वो फोन जो थे ना, वो 6 लाख लोग जी, वो ये मैं आपको 6 लाख लोग थे, ये नहीं, ये सड़कों पर इर्द गिर्द और अंदर बाहर जो है वो उन्होंने कहा। तो बंदा अच्छा चले 3 लाख होगा, लेकिन बात ये है, आखिरी बात, जिन लोगों से वो लड़ रहे हैं उन्हें उधार लेना पड़ता है क्राउड मौलाना फजलुर रहमान से। आपकी मेन स्ट्रीम पार्टी इस तारीख की जो सबसे बड़ी है, मौलाना फजलुर रहमान अपने स्टूडेंट्स ना उनको दें तो उनके 4 बंदे नहीं होते, एंड ही हैज मोबिलाइज्ड इट। सो दिस इज सिचुएशन इज इवॉल्विंग। वोटर भी है ना उनका, हैं जी, स्टूडेंट उनके वोटर भी हैं, आप क्या करें? किसके? मौलाना फजलुर रहमान के। हाँ, उनके वोटर भी हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो उनके उनसे इलेक्टोरेट है उनका। यार मैं ये कहता हूं कि मेन स्ट्रीम पार्टियों को एक रीजनल मजहबी जमात जो है उससे रेंट पे क्राउड लेना पड़ जाए तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना, कि हम हमारी औकात क्या है और हम खड़े क्या है, और हमने उन लोगों के साथ क्या किया है जो हमें हमारी खातर 2-2 मिलियन बाहर निकला करते थे। अब मौलाना आए ऐसे जरूर बंदे भेज दो, तो ये वो खैर उनका इलेक्टोरेट है, इस पर बात करते हैं। लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया कि हुकूमती वफ्द जब परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह से रवाना हुआ तो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने क्या बातचीत हुई, वजारत आला की पेशकश के हवाले से कुछ सवालात किए गए, तो गुफ्तगू क्या हुई थी वो जरा देख लीजिए। साहब ये बताइएगा कि आज वजारत आला की ऑफर की गई है चौधरी साहब को, अभी सब चैनल चला रहे हैं, वजारत आला देने जा रहे हैं फिर चौधरी साहब को। चौधरी साहब हमारे यहाँ सब कुछ है। महमूद साहब आप क्लियर बता दें कि वाकई पंजाब की वजारत आला के हवाले से कोई सीरियस पैगाम वज़ीर आज़म आप लेके आए हैं? हमारे बड़े से तल्लुकात है इन सबसे, इंडिविजुअली भी और सिलेक्टिवली भी, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। बातचीत चल रही है। एक सवाल आपसे, एक सवाल अपोजिशन के साथ या हुकूमत के साथ? सर एक सवाल आपसे, अपोजिशन होती है तो नजर आ डॉक्टर साहब एक सवाल असद उमर साहब, असद साहब आपकी सियासत कैसी रही है? आपके इत्तेहादी भी एक एक करके सारे गिले शिकवे कर रहे हैं, आपकी पार्टी के MNA भी जा रहे हैं, आप PTI की पॉलिटिक्स पे क्या कमेंट करेंगे? सर गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है, तो आपको इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। गिला शिकवा उनसे किया जाता है जिनसे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है। असद उमर साहब ये कह रहे थे। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। आतिफ, आपने क्वेश्चन भी किया था सबसे पहला कि बिलाखिर अब ऑफ़र हो गई है, तो क्या खबर है कि ऑफ़र तो इन्होंने करवा दी है, अब क्या उसके बारे में ओपन भी हो जाएंगे इस ऑफ़र के बारे में? और परवेज़ इलाही साहब PMLQ वो कितने इस वक्त ईगर नज़र आ रहे हैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने में?
जी बिल्कुल, अब हुकूमत जो है वो भी जो इत्तेहादी हैं उनसे मुज़ाकरात के उस लेवल पर आ गई है जो अपोजिशन की जानब से किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो ऑफर्स की जो है आज हुकूमत की जानब से भी ऑफर की गई है। मुस्लिम लीग को जो हमारे ज़राए हैं उसकी जानब से ये बताया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए वज़ीर आज़म की जानब से ग्रीन सिग्नल दिया गया और उसके बाद हुकूमती जो वफ्द है वो यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर आकर उन्होंने चौधरी बरदरान से मुलाकात की। इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन तो मौजूद नहीं थे। चौधरी परवेज़ इलाही, तारक बशीर चीमा, मोनस इलाही समेत जो दीगर काफिले के रहनुमा हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। यहाँ पर जो हुकूमती वफ्द है उसकी जानब से ये ऑफर की गई है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पंजाब के लिए। तहम जो काफिले की जानब से जवाब यही दिया गया है कि वो अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करने के बाद हुकूमती जो वफ्द है उसका जो आज उनकी जानब से ऑफर की गई है उस हवाले से जवाब देंगे। अब जो काफिले का वफ्द है वो अभी भी मुशावरत करनी है उन्होंने। अब तो पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई हुई है। कितने दिन की मुशावरत? वैसे कुछ उन्होंने बताया कि इतने दिन में आपको जवाब देते हैं। उनकी जानब से यह बताया गया है कि वो 1-2 दिन में वाज़े तौर पर जवाब दे देंगे। अपोजिशन की जानब से भी जो उनसे मुज़ाकरा बातचीत की गई है वो उसको भी सामने रखकर फैसला करेंगे। जो हुकूमत की जानब से पेशकश की गई है उसको भी काफिले जो है वो सामने रखेगी। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है ये फैसला किया जाएगा। ताहम काफिले की जानब से यह भी कोशिश की जा रही है जो दीगर इत्तेहादी हैं हुकूमत के MQM और BAP उससे भी वो तमाम तर सूरत हाल पर उनको भी एतमाद में लें और एक मुतफिका जो है वो फैसला किया जाए। इत्तेहादियों की जानब से मुस्लिम लीग के जो वफ्द है वो 2 बजे पार्लियामेंट लाजिज में MQM से मुलाकात करेगा। हुकूमती वफ्द से होने वाली जो मुलाकात है उस हवाले से एतमाद में लेगा। आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। तो मतलब जो भी फैसला होगा वो वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके साथ ऑब्वियसली जुड़ा होगा कि पहले उस पर वोटिंग होगी। अगर यहाँ पर उनके साथ नजर आए तो फिर हो सकता है वहाँ पर भी वो मान लें, और अगर मान लिया तो फिर ही वजीर आजम के साथ भी वो खड़े होंगे इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे। इनका ये सिलसिला सिर्फ उसी सूरत में रुकेगा जब 63(1)(a) की सज़ा ताहयात नाअहली होगी। और आज थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया अपनी स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वोट देने जाना है उस दिन पार्लियामेंट में उन्हें 20 करोड़ लोगों में से गुजर कर जाना पड़ेगा। ज़मीर की अदालत से वो कह रहे थे। तो हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम पंजाब की कुछ बातचीत कर रहे थे तो शहजाद भट्ट साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। कल बल्कि परसों भट्ट साहब ने एक खबर दी थी कि PTI की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो तहलील ये कर सकते हैं, लेकिन अब वो भट्ट साहब तहलील तो अब नहीं हो सकती क्योंकि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो चुकी है। आपकी खबर इस हवाले से क्या है कि परवेज़ इलाही साहब को जो आज हुकूमती वफ्द ने ऑफ़र करवाई है वो इनकी ऑफ़र में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर अपोजिशन की तरफ से, और वहाँ से क्या ऑफ़र अभी फाइनल हो गई है इनको या नहीं हुई? देखिए अकबर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो वाली पूरी नज़म जो है ना वो सुनाने को दिल कर रहा आज। तो खान साहब जो है ना, कोई ज़रूरी बात कहनी हो, किसी को कोई वादा निभाना हो, मौत से पहले किसी को किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और पाकिस्तानी सियासत में वादा कहाँ से खैर हकीकत जो वो बता दें भट्ट साहब। ये मुनीर न्याजी पर निकल गए। देखिए मेरे तो काफिले एहतराम है, जो कहेंगे ठीक है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि हमेशा देर कर देता हूँ। ये खान साहब जो है ना ये देर कर देते हैं। अच्छा, देर हो गई है? देर हो गई है। अब पुलों से पानी जो है ना वो थोड़ा सा आगे चला गया है। अकबर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पंजाब असेंबली तोड़ने की जो हम बातें कर रहे थे इनके इल्म में था। और आप कल देखें ना, कल की फुटेज में तो एक आम जो जर्नलिस्ट है मेरे जैसा खाकसार, उसको भी पता है कि सेक्रेटरी असेंबली जो है वो साथ है, वो जरदारी साहब को और बाकी लोगों को मिल रहा है, वो सरकारी मुलाजम है। मैं अभी पंजाब असेंबली इत्तेफाक है, पंजाब असेंबली से मैं उठ के आया और सेक्रेटरी असेंबली से भी मैं चाय पी कर ही आया हूँ। मैंने उनसे रूल भी पूछा 14 दिन कैसे होंगे, अब क्या होगा आगे। 14 दिन के बाद ये बुलाएंगे, फिर 7 दिन का नोटिस होगा, फिर ये सारा प्रोसीजर आपके इल्म में, ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब सवाल यहाँ ये है कि इस वक्त जो पंजाब असेंबली है उसमें तो तहरीक गई आ, ऊपर भी गई आ। अब वहाँ बैठे जो कायद है लंदन में, वो उन्होंने एक तो कमांडर बना दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि आप तहरीक अदम एतमाद वफाक में पेश करेंगे। पंजाब में अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए कि आप इसको हैंडल करें, भाई मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। ये गेम चल रही है एक साइड की। दूसरी साइड की गेम ये चल रही है, मैं आपको बतौर रिपोर्टर एक खबर ब्रेक कर दूं कि इसमें जो बात थी वो एहसाब की जंग की थी। एहसाब की जंग ये थी कि ये कहते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि आप हमें चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दे। ताहाल उन्होंने अनाउंस नहीं किया। और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये वाज़ह कह रहा हूँ कि गेम के इख्तिताम तक नवाज शरीफ की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब अनाउंस नहीं किया जाएगा।
लेकिन आप ही कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। दोबारा बताएं हमें। जी सर, काजी साहब नवाज शरीफ की जानब से गेम के इख्तिताम तक वजीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही को अनाउंस नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि ये एहसाब की जंग है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आपको चीफ मिनिस्ट्री देता हूं, जो दी भी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में आप भी तो कुछ करके दिखाए। अब ये पहला जो है ना बारिश का कतरा जो गिरा है, ये चौधरी ने एक स्टेप पीछे हुए। चौधरी साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने पंजाब असेंबली की तहरीक जरदारी साहब के हुक्म पर ये सामने लाए हैं। नवाज शरीफ ताहाल खामोश बैठा हुआ है। अब इस बात को लेके अगर आगे चलेंगे चौधरी साहब, जूं ये काम करते जाएंगे, तू मोहब्बत बढ़ती जाएगी, फासले कम होते जाएंगे और आखिर में आकर अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। फासले कम होते जाएंगी, पुरानी कुर्बतें बकौल भट्ट साहब की वो बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि एक दफ़ा दोबारा क्या पता काफ लीग नून लीग में जम हो, शिद्दत की मोहब्बत भट्ट साहब बता रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी टॉपिक पर बात करें। वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले शहजाद हुसैन भट्ट साहब ये बता रहे थे कि बस पुलों से पानी आगे गुजर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रेन मिस कर चुके हैं ऑफ़र करवाने की परवेज़ इलाही को, PMLQ को अपने साथ रखने की, और उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये बेसिकली उनके साथ इस वक्त बहुत शीरो शकन है, परवेज़ इलाही साहब और PMLQ ओवरऑल, और ये आगे एक बहुत बड़ा एक प्लान है। ताहिर मलिक साहब, आपकी इस पर टेक क्या है सर? आपको लगता है कि वाकई ये दोबारा कहीं आपस में इतने क्लोज हो गए हैं दोनों? देखिए, मैं जो उसमें कुछ खबर भी शामिल है, देखिए परवेज़ इलाही के लिए, काफ लीग के लिए असल जो इशू कहाँ फंसा हुआ है, इशू है फ्यूचर। अगर उन्होंने इमरान खान साहब ने पहले जब उनको ऑफ़र दी थी, उन्होंने कहा आप तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब था कि काफ की डेथ है। अब मेरा अपना ख्याल, और ये खबर भी है कि काफ लीग के हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा अक्सरियत का ख्याल है कि वो फ्यूचर में नून के साथ चल सकते हैं, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकली भी वो एक ही फैमिली है। मैं मुस्लिम लीग के वाले से बात कर रहा हूँ। अब जो इशू फंसा हुआ है, आप मुझे बताएं, जो पंजाबी कल्चर को आप भी समझते हैं क्योंकि सारे पंजाब में बैठे हैं, जब आप किसी MNA को MPA पे ये इल्ज़ाम लगा दें कि तुमने 20 करोड़ रुपया लेके काफरों से, गोरों से तुम मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो, अगर वो आपके पास वापस चला गया तो इससे ज़्यादा आपकी पॉलिटिकली फेलियर क्या होगा? इमरान खान ने जो सबसे बड़ी नेकी की है अपोजिशन के साथ, वो ये की है कि उसने अपने MNA MPA को इतनी बम्बार्डमेंट कर दी है कि दे लेफ्ट विद नो ऑप्शन। मुझे आप इसका जवाब दें कि काफ ये जो अलीम खां ग्रुप है, ये जो जंगीर तरीन ग्रुप है, उसका क्या फ्यूचर है? जो 30 से 40 के करीब MNA MPA पंजाब में बैठे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लॉजिकली आपको कह रहा हूँ कि अगर परवेज़ इलाही ये बात मान भी लें PTI की कि आप वज़ीर आला बन जाए, किस तरह सस्टेन करेंगे? इन 40 लोगों का क्या करेंगे? और जिस क्लास की उनकी ह्यूमिलिएशन हो गई है, कल आप सरकार ने ये भी फरमा दिया है कि मेरी जेब में एक लेटर है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के लोग 24 करोड़ की एक लाइन पड़ेगी, इमरान खान अकेले को दिखाएंगे, पढ़ ली तो दसी ना किसी को, पढ़ ली तो दसी ना, क्योंकि वो दलेर बहुत है। उन्होंने ये कहा आप दी रिकॉर्ड बताऊंगा। तो मुझे अब आप दोनों, मेरा सारों से आपसे सवाल है, वैसे आगे आपसे पूछना है, आपने सुना खत भी पढ़ लिया है? नहीं, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मुझे आपको भुट्टो बनने का भी शौक है, वो हम थोड़ा ट्रैक से हट जाएंगे, मैं वापस फिर पंजाब पे आता हूँ। तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपके पास PTI के साथ सर्वाइव करना नामुमकिन हो चुका है। कोई MPA जो यहाँ का बंदा है, जब वो अपने देहात में जाएगा, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, तो उसको पंजाबी में सबसे पहले कहेगा वो डर गए, वापस चला गया। तो पंजाबी बड़े एक इमोशनल से लोग हैं, अंदर से चाहे जितने मर्जी डर जाएं, बाहर से बढ़ के लगाने वाले हैं। अब मैं अगर एक MPA हूँ, मेरे पे मेरे लीडर ने ये मलिक साहब इमोशनल इसमें वैसे क्या, मेरा एक छोटा सा मुझे 40 बंदों का आप जवाब दे दें। वो रोज वो मुशावरत करने बैठ जाते हैं, किसको नहीं पता कि उनकी डिमांड क्या है PMLQ की। इसमें इमोशनल होने वाली बात क्या है? वो वहां से सेंटर में सीटें मांग रहे हैं, मजीद सीटें वो पंजाब में मांगते रहे, जहां से वज़ारत आला मिलेगी उधर चले जाएंगे। इमोशनल हो जाए, ये भी मसला नहीं है। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के इत्तेहादी जो इमरान के इत्तेहादी हैं, 2 महीने से एक ही बात रोना रो रहे हैं कि भाई खुदा के लिए मैं बता दो इस हुकूमत ने रहना कि नहीं रहना, हम इनसे बड़ा तंग है, मैंने छोड़ना चाह रहे हैं, मगर हमें ये बताने वाला कोई नहीं कि इस हुकूमत ने रहना कि नहीं रहना। उनकी मजबूरी भी तो समझे ना, वो तो हर बार देखे 3-3.5 साल में यहाँ पे ब्यूरो चीफ बैठा हुआ है। भट्ट साहब मुझे बताएं आप अपनी ईमानदारी से, मेजर सादक, राजा रियाज, नूर आलम, ये जो MNA PTI की पहली दफ़ा बोले हैं, 3.5 में इन्होंने 10 दफ़ा हुकूमत पे तनकीद किया। मुझे आप बताएं, काजी साहब ने फरमाया था ना कि काफ लीग ने कहा कि 7 दफ़ा 8 दफ़ा नवाज शरीफ ने हमसे वादा खिलाफी किया। परवेज़ इलाही ऑन रिकॉर्ड है, शुजात चौधरी ऑन रिकॉर्ड है कि PTI ने हमसे बेशुमार वादा खिलाफी किया है।
हमसे वजीर बनाने का जब वादा किया पूरा नहीं किया, तो मैच बराबर है। अगर इधर 10 वादे टूटे हैं तो 11 इधर भी टूटे। मलिक साहब खैर, जब तो सब कुछ दे दिया, नहीं हो सकता। चार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगा दी, वहाँ पे उनको डेवलपमेंट फंड उन्होंने खुले दे दिए, उसके अलावा वजारतें सूबे में उनको, सेंटर में उनको, स्पीकरशिप उनके पास की रह की गया। सर रह यही गया ना कि आप, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, इमरान अगर पावर पॉलिटिक्स करेंगे तो यही अंजाम होगा। आपके लिए बेस्ट ये थोड़े सा करिश्मा है कि वो उनको अपने, हम ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब उसी सुराख में उंगली आप डालें जहां से आपको डसा गया था। अब फिर मुझे ये मेरे पे जफर हिलाली साहब आपकी राय में ये आगे PMLQ वहीं पे जाएगी जहां से उनको सबसे ज्यादा फायदा नजर आएगा? असूल वगैरह तो ऐसा यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके ख्याल में उन्हें ज्यादा फायदा PMLN ऑफर कर सकती है? शहजाद भट्ट साहब का, ताहिर मलिक साहब का ये ख्याल है? हर लिहाज में चौधरीज और नवाज शरीफ का नहीं बनेगा। 16 साल का नफरत है बहुत बड़ी, और ये दोनों कंपीट कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन के लिए, तो उनके साथ क्यों बनेगा? हाँ, PTI के साथ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, वो खुश नहीं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान करता है वो समझ ही नहीं सकते हैं, वो तो इमरान को खुद समझ नहीं आ रही है। मगर बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उनका और PTI का मुफाहमत हो जाए, अगर उनको मिल जाए चीफ मिनिस्टरशिप, तो फिर ये अलायंस जब तक इलेक्शन तक टिकेगा और बल्कि काम करेगा और इनफैक्ट सिचुएशन को बेहतर करेगा। और इमरान ये समझता है, इसलिए तो उसने माना है आखिर जाके। तो इमरान ने तो मान लिया सर, अब मसला तो यहाँ पे आ गया कि चौधरी नहीं मान रहे। वो शहजाद भट्ट साहब यही तो खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी तो नवाज शरीफ साहब के साथ बात हो चुकी है, ये छुपा के रखेंगे आखिरी दिन तक इसको। अगर इमरान खान से बात हो चुकी है और इमरान ने उनको ऑफर कर दिया है, और अगर ये नहीं जाते और फिर उनके साथ चले जाते, तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो लोग निकले हैं, देखिए मैंने एक चीज़ कहा है जो मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा इन द इवेंचुअल डिसीजन। इवेंचुअल डिसीजन में जो हुआ है कल रात को, जो पाकिस्तानियों ने देखा है, जो पंजाब में हुआ है, जिस किस्म का वलवला और जोश, और एक M747 का रिटायर्ड कैप्टन मोटरसाइकिल से निकला रैली में, अनफॉर्चुनेटली वो बस आके उसको मार दी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस किस्म का स्पिरिट क्या ये रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं? सेनेटर फैसल जावेद साहब ये कह रहे थे कि कल एक डायरेक्शन दे दी है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को। हम दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आयशा, आपके पास कुछ खबर भी है और आपका तज्जिया भी है इस पर, सिर्फ CM शिप पे तो बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही विच एवर डायरेक्शन ही विल चूज़ और साइड ही विल चूज़, वो जहाँ पे जाएंगे, तो उसके पीछे चल क्या रहा है, क्या देगी क्या PMLN उनको, और डिमांड्स उनकी क्या हो सकती है? अकबर देखिए, मैंने पहले भी कह रही थी कि सियासत में ना या हमारे यहाँ कोई माजी को फोकस नहीं कर रहा था। हवाले के लिए हम जरूर बात कहते हैं, लेकिन सियासतदान जब भी सियासत कर रहा है, डील कर रहा है, इसको डील ही कहा जा सकता है और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, मुस्तकबिल को देख के तय कर रहे होते हैं कि आगे हासिल क्या होगा। अब इस हुकूमत के साथ चाहे काफिली गए, 4.25 साल करीबन गुजार चुके हैं, उनको खफगी भी बहुत ज़्यादा है कि जो 3 साल 4 साल पहले वादे किए गए बहुत से पूरे नहीं किए गए, कुछ ताखीर से सुने गए। लेकिन जैसे आप ही मेंशन कर रहे थे कि जो उनको चाहिए था उसमें बहुत सी जगहों पर उनको ऑल एंड ऑल कंट्रोल दिया गया। अब जो नून लीग के साथ होता है, खुद परवेज़ इलाही साहब तो बहरहाल ये बात कई जगह बाहर आ भी गई कि CM शिप चाहिए थी पंजाब की, और बहुत बार पिछले 1.5 साल में इंटरव्यूज़ में भी उनको ये बात पूछी गई कि उनको CM शिप दरकार है, वो जहाँ से भी आ जाए। नून लीग होल्ड कर रही है, जैसे भट्ट साहब भी अभी कह रहे थे, लेकिन मसला यह है कि आने वाले दिनों में कितनी सीटें हमें मुयस्सर हो सकती हैं, इंतखाबी इत्तेहाद आया बन सकते हैं, कौमी असम्बली में कहाँ कहाँ हमें नून लीग सपोर्ट करेगी, सूबाई मामले के ऊपर कहाँ कहाँ हमें, यानी कि हमारे सामने अपना बंदा ना खड़ा किया जाए। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें कहाँ कहाँ फैसिलिटेट किया जा सकता है, हम आज फैसिलिटेट करते हैं। इफ आई मे आस्क, उनका तो जोम ही इतना ज्यादा है नून लीग का, वो तो कहते हैं पता नहीं 2/3 ही हमने ले जानी है, हमें तो जरूरत ही किसी की नहीं है, पंजाब छोड़ के पूरे पाकिस्तान के अंदर, और फिर पंजाब पे तो खास तौर पे वो उनका जो है ना वो क्या उनका ख्याल है कि यहाँ पे तो बिल्कुल स्वीप कर जाएंगे हम, और उसी की बेसिस के ऊपर वो सेंटर में भी बना लेंगे। तो PMLQ फिर वहाँ पे बीच में क्वेश्चन में कहाँ से आती है? ये सीटें जो आप कह रही हैं, थोड़ा सा जरा फिर इस पे बताएं। देखें, सियासतदान जोम ही के साथ सियासत के मैदान में उतरता है कि सारा शहर मेरे पीछे खड़ा है।
अभी हिलाली साहब भी जैसे कल के जलसे की बात कर रहे थे, वो जितनी जमातें इस्लामाबाद गई हैं वो सभी कह रही हैं हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हैं, चाहे पीछे मुड़ के देखें तो कोई ना खड़ा हो। ये इसमें नहीं है बात के जोम तो है नून लीग का, मुझे नहीं लगता जिस जोम पर खड़े हैं उस हिसाब से सीटें मिलेंगी जब इलेक्शन होगा। आपके भी इल्म में है कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें और तरह से एडजस्ट होती हैं, डिज़ाइन होती हैं और उतना उतना ही दिया जाता है जितना जितना वहाँ से वसूली का वो होता है। सो मिलेगा, नून लीग को भी मिलेगा, काफ को भी मिलेगा, पीटीआई भी यहीं पंजाब के मैदान में होगी, इनके शेयर भी डिवाइड होंगे और उतना उतना ही दिया जाएगा जितने जितना जरूरत के तहत देना जरूरी होगा कि जोम हद से आगे ना निकल जाए। ठीक है, तो उतना उतना दिया जाएगा जितना देना जरूरी होगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सब कुछ सब मिलेगा। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, आप भी थोड़ी को खबर दे दें सर, अंदर की मांग क्या रहे हैं, पीएमएल क्यों डिमांड क्या है उनकी और कितना मिल जाएगा उनको? ये तीनों सीनियर मोस्ट तज्जियाकार है, मैं तो रिपोर्टर हूं, तो मेरा तो काम है सिर्फ तज्जिया देना नहीं, मेरा काम है खबर देना। खबर ही पूछ रहा हूं। खबर जो है वो खबर मैं आपको 2 लाइनों में पहले जो मैं दे चुका हूं वो भी क्लियर है, उसमें तो कोई भाव नहीं है कि आपस में जिस जगह पे बर्फ पिघल गई ना, एक स्टेप चौधरी परवेज लाई पीछे हट गया और अब उन्होंने कह दिया कि जो कहते थे चौधरी साहब कि आप मुझे सीएम अनाउंस करें, उसने तो अनाउंस नहीं किया। और मैंने आपको कह चुका हूं कि उसने अनाउंस करना भी नहीं टिल द गेम ऑफ एंड। ये नहीं अनाउंसमेंट नवाज शरीफ और उसके तमाम जो रुफका है उनकी तरफ से चौधरी परवेज लाई का सीएम पंजाब की नामजदगी का ऐलान नहीं होना। वजह क्या है भट्ट साहब इसकी क्या वजह है? आप क्या खबर देना मैं देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब का ख्याल था कि आप मुझे अनाउंस करें, मैं खुल के आपको सपोर्ट करूं, सीधा सीधा साफ क्लियर हो जाएगा। वफाक में भी कर दूंगा, पंजाब में भी कर दूंगा, तहरीक भी आ जाएगी, बात क्लियर हो गई। उन्होंने कहा ये असल में मलिक साहब राब्ते का फुकदान भी है और ट्रस्ट का लेवल जो है ना वो एक नून और काफ में अभी तक फासले हैं, उसको जोड़ा नहीं जा सकता। मजबूरी का रिश्ता बन रहा है दरअसल, यूं कह लें मजबूरी का रिश्ता। व्हाट्सएप वो जो तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, वहां पे भी तो कोई कंटेंडर्स बैठे हैं जी, उनका क्या करना है अब? अच्छा वो क्या साइड चूज करेंगे? मलिक साहब ने पहले बात की थी, अब दरमियान में ये भी हो सकता है कि ये टोटल इररिलेवेंट हो जाए। यहाँ पे 40 MP हैं और 172 इस वक्त अपोजिशन के पास 172 है, उनको चाहिए 186। पॉइंट ये है इस 186 में 40 का तो जिक्र ही कोई नहीं कर रहा है। और उनमें से एक भी ऐसा अच्छा, नहीं है एक जो बात पे वो सारे मुत्तफिक है कि सीएम ये मुख्तार ये ने आज तक अभी मैं जरा तुसी तो इनवारी घट दे रहे हो, लिहाजा मैं आप ही इंटरवीन कर रहा हूं। और उसमें इतने बासूर लोग हैं कि जिन्होंने आज तक ना छांगा मांगा किया है ना फूड, जिन्होंने कभी कभी देख लें कि कोई फौज फोन बंद कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का फोन है, मैं सुनना भी नहीं है, बासूर आदमी है, वो कभी जा ही नहीं सकते। मतलब ये देखना माशाल्लाह, और इतना वो कर दिया है। मैं बताता हूं आपको, मोहम्मद मालिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा, मैं अब नाम नहीं लेता किनको कोट कर रहे थे, उन्होंने कहा यार बड़ी आसानी सी एक इत्तेहादी बहुत बड़ी आसानी सी कि फोन आ जाता सी, हुण मुसीबत है कि पता ही नहीं की करना है। ये मसला आप ये असूलों की और ज़मीर की हट्टी खोल के बैठे हुए, कि भला मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, कितनी गल्ला पे कर दिए। हुआ क्या है, अब रोना पड़ गया, पहले कहते थे न्यूट्रल नहीं होते, हुण मुसीबत पै गई, न्यूट्रल हो गए, हुण की करिए, हाथ पैर पे आ गए। ये खबर है, ये खबर है, ठीक हो गया। अच्छा नहीं, मगर अकबर अब इस बात को वाइस वर्सा भी रख लें। यहाँ पे भी जब तहरीक अदम एतमाद आई, गुज़िश्ता साल का सेनेट का इंतखाब और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लें, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा था, और जब लगा कि प्राइम मिनिस्टर के वोट कम हुए, एक छोटा सा मामला ये है कि तरीन ग्रुप के अंदर भी नुमान लंगड़ियाल साहब, मैं तरीन ग्रुप की बात नहीं कर रही, नहीं वो खुद कंटेंडर है सीएमशिप के, वो तो बहुत से है, वो पीटीआई के अंदर तो बहुत से हैं। मैं आपको ये बात कर रही हूं, जो ये ऑपोजिशन की तरफ बात करें ना, इत्तेहादियों को समझ नहीं आई क्या करना है, वही बात हुकूमत की साइड पर भी हुई है। ठीक है, सही है। इसलिए कि पहले तो सारे मामला कोई हल करके दे देता था, खड़े नहीं होना पड़ता था, ना किसी से बातचीत करनी पड़ती थी, ना मामला हल करना पड़ता था। अब 2-3 हफ्ते हो गए ये जो डिले और सारे मामला हो रहे हैं, अब मामला खुद हैंडल करने पड़ रहे हैं, खुद बात करनी पड़ रही है। मैं इंस्ट्रक्शन की माजरत चाह रहा हूँ, इतने ग्रुप है, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि खान साहब का कहना ये था कि परवेज हटक का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, उससे मुझे पंजाब में ये समझ आई है कि जिस दिन मैंने इस बंदे को हटाया ना, तो मेरी पार्टी के अंदर कम से कम 8 सीएम के कैंडिडेट्स होंगे। मैं जो पॉइंट कदावर शख्सियत लगा दी कि वो उसकी वजह से फिर हर बंदा कहता है कि मेरा भी कदर। हालांकि यहाँ पे बड़ी और खबरें हैं जी कि उनके पास कोई ताकत है, ऐसे ऊपर से कोई सबानी नहीं। ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं कि भाई मेरी पार्टी में इतनी लड़ाई हो जाएगी, इतने ग्रुप्स हैं, सिर्फ इसी से मैं जान छुड़ा सकता हूँ। तो असल फैक्टर की तरफ आप आए नहीं, 40 से ज्यादा MP हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं। जिस दिन आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का सवाल था, कितने ग्रुप थे?
कितने ग्रुप कोई ने? ग्रुप कितने नाल ने? फिर कहीं और चली गई ना। केड़ियां कहानियां करते हो फिर बात तो कहीं और चली गई ना यार। नवाज शरीफ ने लंदन खबर बताए ठहरे, नवाज शरीफ ने लंदन नहीं जाना था बेचारे ने, किस तरह जाता? मुझे एक बात बताएं मुझे किस तरह जाता? एनआरओ नहीं दिया था, हुकूमत ने कहा था एनआरओ नहीं देंगे। अजीब बात है। लंदन किस तरह जाता? जो आप सवाल कर रहे थे ना जंगीर तरीन का, उस टॉपिक पे आ जाए। मैं वही सर पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। आप देखें ना, पंजाब असेंबली को आप गिन लें, 371 का अरकान का ये ऐवान, ठीक है। 186 अफराद जो हैं वो जिसके पास होंगे वो काजी साहब के पास होंगे, काजी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब आप 186 अफराद में से अगर आप मुस्लिम लीग काफ को फिलहाल माइनस कर दें तो लंदन में बैठे 2 अफराद आपस में मिलकर बैठे तो 186 अरकान पूरे हो जाते। सुन ले, काउंटिंग कर ले। हमें मुस्लिम लीग काफ की जरूरत नहीं है अकबर साहब। सही, ये 10 पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो जो चीजें कंडक्ट करानी है वो फिर स्पीकर में करानी है। गौरस बन गया है भट्ट साहब। नहीं सर, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे आप अगर आप तरीन ग्रुप के तमाम लोगों को डाल रहे हैं पीएमएलएन वाले पलड़े के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, वो नहीं हो सकता। वो अगेन वहां पे भी उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है। आपके पास जो 5 आजाद अरकान हैं वो भी पड़े हुए हैं। आपके पास सज्जाद छीने के वो जो 17 अरकान हैं वो भी कैलकुलेशन करने हैं। वो जो 8, 10, 11 है ना, जो आजाद हैसियत में जीते थे और वो बाद में उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, वो वोट कर सकते हैं। लेकिन जो पीटीआई के टिकट पे जीते थे इलेक्शन, वो किसी और पार्टी का वज़ीर आला बनाने की वोट नहीं कर सकते। 5 आजाद अरकान जीते थे, एक पीपल्स पार्टी का जो था बाद में वो भी, तो नंबर तो पूरे ना हो सर पे। मेरे भाई टोटल 20 अफराद की गुंजाइश की जरूरत पड़ती है, आपको पड़ती कितनी है? अगर जंगीर 14 बंदों का फर्क है, 14 का फर्क है। मैं 20 का कह रहा हूँ, 14 अफराद का मैक्सिमम लगा लेना आजाद को निकाल कर। मैं 14 निकाल, आप मुस्लिम लीग काफ को माइनस भी करें तो 2 अफराद बैठकर अगर डील करते हैं तो पंजाब असेंबली आपकी फिर भी इनको कोई ऐसे नहीं ना होगा। पंजाब में बरादरी सिस्टम और फिर वो लिंक्स बहुत ज्यादा हैं, फिर लोग अपनी अपनी डीलिंग शुरू कर लेंगे। ये तभी लेकिन बट साहब इनसे जो मुलाकात कर रहे हैं विफाकी वज़रा आके इनसे मिलते हैं और बाकी जो इनके साथ राब्ते हैं तरीन ग्रुप वगैरह के साथ, और बाकी जो उनके सेंटर के अंदर नाराज लोग हैं, पंजाब की कम से कम ये बात बताएं कि इनको वो जो ये कह रहे हैं कि 5 अरब की ऑफर करा दी है, 2 अरब की ऑफर करा दी है इन ल्यू ऑफ डेवलपमेंट फंड्स, ये हो रही है। लेकिन बात ये कराची को लेके भी कल खबर आ रही थी एमकेएम से, यहाँ दी गई है ये ऑफर्स। देखिए बात ये है, वो सहाफत और सियासत, ये पैगंबरों का पेशा, वो पुरानी कहानियां अब अकबर साहब खत्म हो गई है। अब जैसे आयशा ने फरमाया ना अभी कि ये हिस्सा पर जुस्सा जितना वो मांगता है ना, वो कहता है मैं चौधरी परवेज लाई स्पीकर से ज्यादा मुझे तादाद चाहिए। मैं आपको काम करके दूंगा तो आप भी तो मुझे कुछ दें। जफर हिलाली साहब का इस पे ओपिनियन लेना है इस सब मामले के ऊपर। हिलाली साहब जरा बता दीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी हमने जरा डायरेक्ट जाना है, उसके बाद आर्टिकल 63 के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उस पर बड़े कुछ आम रिमार्क्स वहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पंजाब की सिचुएशन पर सर जरा कॉमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त जो खिचड़ी यहाँ पे पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा अगर यहाँ से वज़ीर आला हटा तो फिर शायद इनेविटेबली ऑप्शन एक ही होगी, डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि किसी और के उतने बन ना पाए। शायद मुझे पंजाब का, आपके पास 4 लोग बैठे हुए हैं जो एवरी डेली टच है इनसे, इस मिसाल में, और बैठे भी हुए हैं पंजाब में। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप लोगों को उधर ही हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सिचुएशन में, और बहुत से छोटे छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल पे और कलेक्टिवली भी अगर वोट पे। मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा एज अ थर्ड पार्टी आउटसाइड ऑब्जर्वर, जी ये तो हो नहीं सकता है कि शरीफ्स की जो इनके साथ लड़ाई थी, और शरीफ्स के तो फैमिली के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, मैं लड़ाई नहीं कहता हूँ, डिफरेंसेस हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ साइंस उसका ना हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहता नवाज शरीफ कि वो उसके पास जाएं, शहबाज के पास जाएं, बेशक सेंटर में चले जाएं, मगर शहबाज वो कहते हैं कि मरियम को चीफ मिनिस्टरशिप मिलने। अब क्या पता मरियम, हमजा, किसका ज़्यादा टाइटल है, आप बेहतर जानते हैं, हु हैज़ मोर सपोर्ट, किस हद तक ये डिफरेंसेस जाएंगे और कितना इम्पैक्ट होगा, आई डोंट नो। मगर एक चीज़ वेरी क्लियर है कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में और स्टेक होल्डर्स हैं हमारे स्टेबिलिटी में, वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, और सूनर और लेटर उनको भी आके मशवरा देना पड़ेगा कैसे स्टेबल गवर्नमेंट, जल्दी से स्टेबल गवर्नमेंट करें, इसलिए कि हमारी इकानमी,
इन एवरी रिस्पेक्ट हर चीज वो तो कह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से कुछ पता ही नहीं ना चल रहा, वो बता ही कुछ नहीं रहे, तो स्टेबल कहाँ से हो? ये भी अभी ये भी स्टेबल हो सकती थी, इनस्टेबल इसी वजह से तो हुई भी है कि पता ही कुछ नहीं चल रहा। ये अभी सईद काजी साहब भी जिक्र कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा कि कोई ऐसे नहीं है कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। टाइमिंग जब होगा उनका, टाइमिंग की बात है, किस वक्त वो आएंगे, जब वो देखेंगे कि द डिविजन्स आर फेयरली स्टेबल, उस वक्त आके कहेंगे या आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। हमारा मशवरा ये है, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स देम। फ्रैंकली अवाम भी जानना चाहती है कि भाई आप लोगों का क्या स्टांस है। बिल्कुल ठीक, अवाम भी जानना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या उनका स्टांस है। देखें बात फिर वहीं आ रही है, ये वो सियासत कर रहे हैं, सियासत टाइमिंग का खेल है। जैसे तहरीक अदम एतमाद आई 8 तारीख को, अब हुकूमत चाहती तो 10 और 11 को भी स्पीकर साहब, हुकूमत तो नहीं, स्पीकर साहब इजलास बुला सकते थे। कितना डिले किया गया, 14 दिन भी गुजारे गए, OIC भी गुजरी, उसके बाद भी 3 दिन, अब उसके बाद इजलास शुरू होना। अभी अगर आज भी शेख रशीद साहब कहते हैं कि अभी आज देखेंगे कि एजेंडा पे है कि नहीं, जिस दिन पहले दिन टेकअप होगी सेशन में, उसके बाद से 7 दिन का काउंट है। हर कोई अपने कार्ड्स देख रहा है, आज की सियासत को नहीं देख रहा। उन्होंने 4 साल गुजार लिए, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट का गुजार चुके हैं, आने वाले दिनों को देख रहे हैं। बुज़दार साहब को लेकर पंजाब के अंदर किस सेक्टर से नहीं कहा गया कि गवर्नेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। खुद PTI के अंदर कितने धड़े बुज़दार साहब से खुश नहीं, खुद उन क्वार्टर से, जिन क्वार्टर्स ने बहुत कुछ करके दिया, मैनेज किया, अरेंज किया, चीजें फैसिलिटेट की, वहां से कितनी बार इवन डायरेक्टली पैगाम रसानी की गई है। हम ब्रेक में शेख रशीद साहब का बयान, आज का बयान है, उन्होंने कहा कि जहां फैसले होते हैं वहां से 72 घंटे में मामला हल हो जाता है। बात वहां आती है। अब अगर आज ये हुकूमत कह रही है जी हम बुज़दार साहब को हटाने को तैयार है या कुछ भी करते, दिस इज नाउ गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आ चुकी है एक बार फिर भी, जस्ट फॉर द सेक कि किसी तरीके से चीजें हक में हो जाए और बेहतर हो जाए। सियासत है टाइमिंग का नाम। तो फिर जरदारी साहब और जो चौधरी बरादरान है ना इस मुल्क में, मेरा ख्याल से उनकी टाइमिंग कदरे बेहतर है बहुत से सियासतदानों से। वैसे तो दोनों जगह पे खैर अगले 72 घंटे आम हो सकते हैं शेख रशीद साहब के बकौल, लेकिन कुछ भी हो सकता है, फिर वही बात है। अथॉरिटी तो वैसे लूज दोनों जगह पे हुकूमत कर चुकी है। हम क्या पूछें और क्या इसमें सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपकी जितनी उम्र है ना, मैं शेर रशीद को सुन रहा हूँ। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने कहा होगा कि अगली बड़ी ईद अहम है, उससे बड़ी ईद बड़ी अहम है, अगला हफ्ता बड़ा अहम है, अगले 3 महीने बड़े। आप पूरा रिकॉर्ड करा लें, आप किसी रिपोर्टर को ये जिम्मेदारी का 1 लाख दफा उन्होंने ये टाइम दिया। 144 घंटे भी कर देंगे सर वो कल को, लेकिन असल बात तो ये थी, वो कह रहे थे वो अभी तक वहां पे ये मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा अपना आयशा से। मैं आप मुझे जितना मर्जी मजाक उड़ाएं कि आप ठीक है सियासत हमारे यहाँ बेसूलिया वगैरह जो मर्जी कहें, मगर अल्टीमेटली सियासत का महवर अवाम होते हैं, लोग होते हैं। जो मर्जी कर लें, आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले जाएं, अमेरिका की तरफ चले जाएं, अफ्रीका की तरफ चले जाएं, नंबरों की तरफ जाएं, अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, एक फिक्रा मुझे देने दें, पाकिस्तान का बड़ा बिल्कुल क्लियर है, वो पाकिस्तान के लोग बिल्कुल लवारिस है, उनके बारे में सोचें। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। दोबारा अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले हमने ये बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने जो कल ख़त लहराया था, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक बड़ी मज़े की बात ये थी कि जिसने देखना हो वो आके वैसे देख ले, ये एक टॉप सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट है, तो वो दिखा नहीं सकते। वो निकाला उन्होंने ज़रूर था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा जेब में डाल लिया। लेकिन ताहिर मलिक साहब क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें उसके कुछ मंदरजात पता है। क्या है मलिक साहब ख़त के अंदर, शेयर तो करें। देखिए आपने खुद ही स्टेट सीक्रेट कह दिया, अगर आप कहते हैं कि मैं बाकी के दिन जेल में गुजारूँ तो मैं बता देता हूँ। पॉइंट सारा ये है कि मैं इसको और तरह देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली उस खाद को यूज़ किया है, और वो जो किस खाद को सर, ये जो पता नहीं कहाँ से आया, ये तो उन्होंने हमें बताया नहीं। मुझे एक चीज़ समझ आई कि आधा वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ज़रूर बन गए हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 15-16 साल का था जब का वाक़या, 77 का वाक़या ना काई साहब। भुट्टो साहब इस तरह जीप पे आए हैं, उन्होंने कोई जलसा जुलसा नहीं किया, और उन्होंने इस तरह ये सफ़ेद कागज़ इस तरह करके ना लहराए, जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और उस पर उन्होंने भुट्टो की दलेरी कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, या आप स्टेट से गद्दारी कह लें, या आपकी चॉइस है। भुट्टो नेम दी कंट्री, मुझे आज भी याद है भुट्टो ने वाइट एलिफेंट का लफ्ज़ यूज़ किया था अमेरिका के लिए, उसने वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का नाम लिया। तो मुझे ये दलेरी की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुझे दबाव आ गया, मुझे धमकियाँ आ गई हैं, ये लेटर है मैं बता भी नहीं सकता,
और आप जो मैकेनिक्स मुझे बता रहे हैं वो इससे भी अजीबोगरीब है कि दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वज़ीर-ए-आज़म के पास लाइन में खड़ी हो जाए, वो जेब से लेटर दिखाते जाए, पढ़ लो और ऑफ द रिकॉर्ड को। अगर आपको पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इतना अजीज़ है तो फिर आप चुप रहें। और अब इसमें थोड़ी सी मैं बात थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखें अपना बाजवा, दुनिया में सबसे जो बड़ी वीकनेस धमकी की होती है वो आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है। सर आप ये अज्यूम क्यों कर रहे हैं ये अमेरिका ही है जिसने जो खान साहब का टोन तो यही है। अच्छा, उनकी जो टोन है, जो उनका जो अंदाज है वो उसी तरफ है। और जो उनका मकसद क्या है, अब पता नहीं खत है कि नहीं, वो नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ ऐसी स्टेटमेंट दूँ। जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो लग रहा है मुझे माइंड कल इमरान खान साहब का बना था कि मेरी हुकूमत जा रही है, और उन्होंने एक इंतहाई ताकतवर केस बना लिया पॉलिटिकली स्पीकिंग कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने पाकिस्तान में तब्दीली करनी थी, मैंने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना था, मैंने इसमें रियासत मदीना लानी थी। बिल्कुल गेट के पास पहुंच गया था। और ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जहां पे सुनाना मकसूद था काजी साहब, जिनको बताना था, जिनको दिखाना था, उन्होंने देख लिया, उन्होंने सुन लिया, हमारा मकसद पूरा हो गया है, यही सरप्राइज था। देखिए, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती खान साहब कि हम जो देख रहे थे, या तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो जिन्होंने हमारा खून चूसा है उससे आप रिवोल्ट करते, आप एक प्लान बनाते पैरेलल कि जनाब आप IMF वर्ल्ड बैंक से और निकल सकते हैं आप। डॉक्टर इशफाक हसन खान गवाह हैं, बड़े लोग थे इस बात पे, मगर यहाँ पे जो IMF और वर्ल्ड बैंक की लॉबी थी उसने ट्रैप किया खान साहब को। आप IMF एक किस ऑफ डेथ है, मतलब उस वक्त जो असल आपकी ये बेड़ियां पाँव में, लेकिन टारगेट अचीव हो गया कल के जलसे का। टारगेट अचीव इस हवाले से हो गया कि ही हैज ब्रिंग इन इंप्रेसिव क्राउड उसने बना दिया खान साहब ने। और आपकी कोई अपोजिशन जो है, अपोजिशन में रहते हुए 3.5 साल की जो एक कितनी जिल्लत अवाम ने की है, उसके बावजूद 4 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। दूसरा साहब आइए हमें बंदे दें, ये दिस इज द फेलियर। इमरान खान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग PTM है, क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव। और मैं एक और बात बताऊं बाबाजा साहब आपको, इस निज़ाम पे तीनों एक हैं, PTI PTM की सारी पार्टियां, कि इस मुल्क की मैशियत कैसे चलनी। अब जो प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुए हैं ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो तो ट्रिकल डाउन नहीं हुए। खान साहब को किसी ने नहीं बताया कि ट्रिकल डाउन अमेरिका में नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा। तो वहां उनको बगावत करनी थी और ये खातबत ठीक है। बहरहाल वो अंदर आ गए हैं, नीचे बुरान है, मैशियत के बुरे हाल हैं, अपोजिशन में के पल्ले कख नहीं है। हाँ, अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया इधर उधर से, शायद इनको कुछ 4 महीने में। जी आयशा, आपको भी कुछ पता है खत में क्या था? और ये अमेरिका की तरफ से था जो मलिक साहब बात कर रहे हैं। मुझे तो आपने ऐसे पूछा खत में क्या था, उनकी तो काबीना के वुज़रा को पता नहीं है खत में क्या था। ये कह सकते हैं मेरे पास ये इधर जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं सारे स्टेट सीक्रेट है, तो इसको इतिहास आपके पुराने कॉलीग्स भी, आपके अभी मतलब काफी सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने खत पढ़ लिया हुआ है। पता नहीं किस बात को कह दिया गया है कि वो खत है, और अगर कोई स्टेट सीक्रेट खत था तो क्या इस तरह जलसे में कोई इस तरीके से उसको लहरा रहा होगा। तो दिखाया बताया कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, गुज़िश्ता रात कई टीवी चैनल्स पर वो नमूदार हुए, उनसे पूछा गया कि किस डेट का खत है, इस महीने का है, पिछले महीने का है। अब आप सोचिए, आपका वज़ीर ख़ारिजा इतनी इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर रहा है, वो कह रहे हैं तारीख तो मुझे याद नहीं है। वो फिर पूछा गया पिछले महीने, नहीं फिर भी मतलब अभी आप जलसे की आपकी हाईलाइट ये है, सरप्राइज आपका ये है, ट्रम्प कार्ड आपका ये है, और आपको ये भी पता ना हो। ये आप दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को लिखकर कोई धमकी दे रहा है, और आपको यही पता नहीं कि वो धमकी किस दिन आई। तो एक मालिक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे चैनल पे, तो कहते हैं कुरैशी साहब, आप रात में मुझे फोन कीजिएगा थोड़ी देर से, तो मैं आपको तारीख बता दूंगा। मतलब स्टेट सीक्रेट खत चलता फिर रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, कभी वज़ीर। अब गुजरा से पूछा गया है तो अभी इन्होंने शेख रशीद साहब ने कह दिया मुझे पता नहीं है खत का। फवाद चौधरी साहब का भी शायद स्टेटमेंट है, वो भी कहते हैं मुझे पता नहीं खत का, कुछ साफियों को पता। बट स्टेट सीक्रेट एक खत ऐसा है जिसका नहीं पता, लेकिन नहीं, इससे हटकर बात ये है। लेकिन आयशा, ये मैसेज डिलीवर हो गया है, टारगेट अचीव हो गया है, और वो ये देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जिस वक्त इलेक्शन होगा, क्या उनका वोटर, उनका कोर अटैच है। ठीक है, हमने कल बड़ा इंप्रेसिव और चार्ज शो देखा है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट है, जिनको जब से वो गवर्नमेंट में आए हम यू टर्न का नाम देते हैं और वो उसका भी क्रेडिट लेते हैं, वो 35 पंक्चर हो, ये IMF की पूरी स्टोरी हो, फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, आपके सामने है कि हमने कई तर्ज का निज़ाम हुकूमत अपने मुल्क में बनाने की कोशिश की, कई मुल्कों को नाराज़ किया है। सो फेलियर्स कई जगह पर मौजूद हैं, और अब हमने एक नया किस्सा छेड़ दिया है कि हमें लिखकर एक धमकी दी गई है। मेरे ख्याल में ये सब का सब आने वाले इंतखाबी कैंपेन और मुहिम का बयान टाइम असल में थोड़ा सा रह गया, मैंने व्हाट्सएप से भी ओपिनियन लेना, लेकिन छोटी सी बात यहाँ पे ये ऐड कर दें कि ये जो खत था ये अवाम के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं और किसी और की कंजम्पशन के लिए भी था, ये मैसेज कहीं और भी था। मेरा ख्याल से वो जो लिख के जो 4 लाइनें पढ़ी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो इसीलिए लिख के कही गई थी ताकि मैसेज प्रॉपरली पहुंचे और सही अंदाज में पहुंचे। जी, इंटरप्शन की बात क्या, तुम छोटी सी बात है, ये किसी ताकतवर हलकों से पूछा गया था, नाम जो नहीं दिया गया उस वजह से नहीं लिया गया। अकबर साहब, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ये वो खत वाला है
जो खत है ना वो मुक्तदर हल्का आपको वैसे यकीन नहीं है खत दोस्तों ने नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इनको खत दोस्तों ने लिखा है, सनम को खत आया ना, तो फिर किसी दोस्त ने खत भेजा खत को कुछ ना कहें, टेलीफोन कॉल से डरें। हम ये कह रहे हैं, हमको सनम ने खत लिखा, हम ये कह रहे हैं ये खत को मुक्तदर हल्कों ने को अच्छा नहीं समझा खत दिखाने को। जी सर जी, ये खत जो है ये आपने जो सौदा बेचा है ना ये ओवरडू कर दिया आपने, इस तरह नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन आप जो समझते हैं बेहतर आप हमेशा ही वो करते हैं, आप वो करते रहे। अब तो इस्लामाबाद के इस वक्त जो हल्के हैं ना उनमें देखें कि जो जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं वो चाय में गोइयां क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो डील ये हो रही है कि अगर मैं यहां से उतर के नीचे चला गया, स्टूडियो से उतर के अपने लाहौर ब्यूरो में चला गया, तो मेरे पे ऊपर रहम भी होगा कि नहीं होगा? क्या मुझे पाबंदी सलासल तो नहीं कर दोगे? ओवर हो गया, अब मेरे साथ करोगे क्या? आप सबका बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, थोड़ी देर बाद हम न्यूज़ बुलेटिन के और फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला 4 बजे दोबारा जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।